हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 और 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज इसकी वीडियो में हम लोग टोटल मिला के 25 MCQs को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से आता हो तो प्लीज़ उसको कमेंट आप जरूर करिएगा। आज उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक ऐसे मेटल का नाम बताओ, एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा कौन सा मेटल और नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मेटल में आपका होता है मरकरी और नॉन मेटल में आपका होता है ब्रोमीन। मरकरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, और ये दोनों के दोनों कैसे पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि ऐसे मेटल और ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड होता है। तो मेटल में मरकरी, नॉन मेटल में ब्रोमीन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर। कह रहा है कि एल्युमिनियम और जिंक ये दोनों मेटल हैं, इनका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है कि न्यूट्रल होता है ना। तो अगर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक लिया गया है आपका मेटल ऑक्साइड से। किसे लिया गया है? मेटल ऑक्साइड। तो देखो, मेटल ऑक्साइड क्या नेचर पूछता है, कैसा होता है? जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? जनरली वो बेसिक इन नेचर होते हैं। किसी भी कोई भी मेटल है, मान लो उस मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होता है। लेकिन कुछ मेटल को छोड़ के, वो मेटल कौन कौन से होते हैं? एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम एंड जिंक ऐसे आपके मेटल हैं जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। सर एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा कोई मेटल का ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले या दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है, उसे हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ना। अगर फार्मूला की बात करोगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे आपके ऑक्साइड हैं जो कैसा होता है? एम्फोटेरिक होते हैं। ये एसिड और बेस दोनों के प्रॉपर्टीज रखते हैं, दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो कभी भी याद रखिएगा, एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। कह रहा है कि ऐसे ऑक्साइड का नाम बताओ जो HCl के साथ भी रिएक्शन करता हो और KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता हो? सॉल्ट और वाटर बनाता हो। क्या वो कॉपर ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है कि पोटेशियम ऑक्साइड है ना। तो इस सवाल को कैसे करेगा उसको भी हम लोग आइए देखते हैं। तो देखो, इसमें कॉपर मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, सोडियम मेटल है और पोटेशियम मेटल है। ये सारे के सारे आपके मेटल हैं। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड। मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि मेटल ऑक्साइड का नेचर वैसे तो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक नहीं होते बल्कि एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब वही होता है जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करें। एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करें। तो गौर से देखिए, जो आपका HCl है ना, HCl कैसा है? HCl होता है आपका एसिड और KOH आपका होता है बेस। तो वही क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि ऐसा कौन से मेटल का ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे मेटल का ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट होगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसा मेटल का ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखो, तो कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, ये आपके कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं बेसिक इन नेचर। बेसिक होगा तो सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। इस वजह से A, C और D आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए। असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में कह रहा है कि डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। कह रहा है कि अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है जब वाटर और एसिड के साथ वो रिएक्शन करते हैं। क्या यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन क्या है आपका? ट्रू है। जैसा मेटल हम लोग लेंगे
जैसा मेटल लेंगे वो वही इस हिसाब से वाटर और एसिड से रिएक्शन करेगा। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो आपके पास 3 तरह के मेटल है। पहला है आपका सोडियम मेटल है, दूसरा आपका है मैग्नीशियम मेटल, तीसरा है आपका एल्युमिनियम मेटल ना। तीनों अलग अलग तरह के मेटल हैं। तो वही कह रहा है कि अगर अलग अलग मेटल लेंगे तो वाटर और एसिड से अलग अलग रिएक्शन करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो, सोडियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम जो होता है वो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम जो होता है वो वाटर वेपर से रिएक्शन करता है। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। इस वजह से वो वाटर और एसिड के साथ भी रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट मैनर में करते हैं। तो इस वजह से असर्शन क्या है, ट्रू है। तो आइए अब देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कह रहा है कि किसी ओर में से मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसकी जो पोजीशन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे आती है ना। तो यानी ये जो रीजन है, रीजन भी सही है। रीजन क्या है आपका, ट्रू है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी और में से मेटल को निकालना होता है तो हमें ये ज़रूर देखना होता है कि वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास है सोडियम का मेटल, ठीक है, और आपके पास है मरकरी, और आपके पास है मान के चलो जिंक मान के चलो, ठीक है। ये तीनों आपके मेटल हैं। तो आपका जो सोडियम होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे जिंक आता है, उसके नीचे मरकरी आता है ना। इन तीनों मेटल को अगर हमें क्या करना हो, निकालना हो, अलग करना हो किसी कंपाउंड से, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पर है। तो इस वजह से रीजन भी क्या है, ट्रू है। क्या रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? तो जी नहीं, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये कुछ और पूछ रहा है, ये कुछ और पूछ रहा है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है। हालांकि दोनों की बातें सही हैं, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वजह से आप लोग बी लगाएंगे। क्यों? बी में क्या लिखा है? लिखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से इसका आंसर बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेल्स रिक्वायर्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटेशियम। कह रहा है कि अगर पोटेशियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें कितने शेल पाए जाते हैं, वही हमें बताना है। क्या उसमें 1 शेल होता है, 2 शेल होता है, 3 शेल होता है कि 4 शेल होता है? पहले आइए देखते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है K, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है 2,8, 2,8 फिर 8, कितना हो गया? 8 2 10, 10 7 18, 18 1 19। तो जो आपका पोटेशियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2881, ठीक है। अब आगे सुनो, इसको बोला 2 को बोला जाता है K शेल, 8 के बोला जाता है L शेल, अगले 8 को बोला जाता है M शेल, और अगले को बोला जाता है N शेल। K L M N, तो पूरे मिला के कितने शेल है? पूरे मिला के आपके 4 शेल पाए जाते हैं किसमें? पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो इस हिसाब से 4 ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा ना। तो 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा है किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाएगा। तो जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसी हिसाब से उसका शेल भी होता है। तो K L M N में पूरे मिला के 1 2 3 4 शेल है, तो 4 ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एलॉय है जो कॉपर और टिन से मिलके बना है ना। तो कॉपर और टिन से आपका कौन सा मतलब एलॉय मिलके बनता है? कॉपर और टिन ये जब आपस में मिलते हैं तो जो एलॉय बनता है वो आपका होता है ब्रोंज। ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन से बनता है ब्रोंज। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ब्रोंज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन में क्या दिया है? असर्शन में दिया है कि मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड और कार्बोनेट। कह रहा है कि ऐसे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल पे आते हैं वो हमारे नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही है। यानी कि असर्शन क्या है? ट्रू है। ट्रू है। आपके एनसीईआरटी में जो साफ साफ लिखा है कि जो ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं वो हमारे नेचर में सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम आपको एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक आपका ऐसा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आता है। ये कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। बोले तो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, और ये आपका जो है सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, यानी ZnS के फॉर्म में पाया जाता है। तो जिंक आपका मिडल आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। इस वजह से असर्शन क्या है? ट्रू है। तो अब रीजन क्या दिया है? रीजन समझिए। तो रीजन में कह रहा है कि दिस सल्फाइड ओर आर कैल्सिनेटेड वेयर एज कार्बोनेट ओर आर रोस्टेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देम। देखो कह रहा है कि
कह रहा है कि सल्फाइड और कार्बोनेट ओर से मेटल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कह रहा है कि अगर सल्फाइड ओर होता है तो उसमें मेटल को निकालने के लिए उसका कैल्सिनेशन करना पड़ता है, और कार्बोनेट ओर होता है उसमें से मेटल को निकालने के लिए हमें रोस्टिंग करना होता है। क्या ये बात सही है? तो जी नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो रीज़न क्या है आपका? फॉल्स है। क्या कह रहा है थोड़ा एक बार समझिए। इसमें कह रहा है कि सल्फाइड ओर में से मेटल को निकालने के लिए कैल्सिनेशन करना पड़ता है। तो जी नहीं, सल्फाइड ओर में से मेटल को निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग करना पड़ता है। फिर आगे क्या कह रहा है? कार्बोनेट ओर में से मेटल को निकालने के लिए हमें रोस्टिंग करना पड़ता है। तो जी नहीं, कार्बोनेट ओर में से मेटल को निकालने के लिए हमें करना पड़ता है कैल्सिनेशन। क्या करना पड़ता है? कैल्सिनेशन करना पड़ता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिल्कुल साफ। सर रोस्टिंग क्या होता है? जब किसी मेटल के सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो उसे रोस्टिंग बोला जाता है। जब किसी कार्बोनेट ओर को बिना ऑक्सीजन के हीट किया जाता है तो उसे कैल्सिनेशन किया जाता है, कहा जाता है। मोटी मोटी बात बस ये समझो कि कोई मेटल अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसका कैल्सिनेशन होता है, कोई मेटल अगर सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो उसका रोस्टिंग होता है। लेकिन आपके रीजन में उल्टा दिया है, सल्फाइड के फॉर्म को लिखा है कैल्सिनेशन और कार्बोनेट के फॉर्म में लिखा है रोस्टिंग। सल्फाइड का लिखा है कैल्सिनेशन और कार्बोनेट का लिखा है रोस्टिंग। हालांकि ऐसा नहीं होता, सल्फाइड का रोस्टिंग होता है, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होता है। इस वजह से रीजन क्या है? फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो बताइए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहाँ पे दिया है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। असर्शन आपका सही है, रीजन क्या है? फॉल्स है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? असर्शन में कह रहा है कि कार्बन रिड्यूस दी ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। कह रहा है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जो कार्बन होता है वो आसानी से रिड्यूस कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है वो कार्बन से रिएक्शन करता है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो असर्शन क्या है? फॉल्स है। असर्शन क्या है? फॉल्स है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कार्बन जो होता है वो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो सोडियम का ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। अगर इसका रिएक्शन कार्बन से कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, MgO का रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होता है। वही कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन जो होता है वो सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, उससे रिएक्शन कर देता है। तो जी नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है, वो रिएक्शन ही नहीं करता। तो असर्शन क्या है? फॉल्स है। अब रीजन में क्या कह रहा है समझिए। रीजन में कह रहा है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कह रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम की एफिनिटी यानी कि बॉन्डिंग जो होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है कार्बन के मुकाबले में। तो सही बात है। देखो क्या कह रहा है, रीजन में क्या कह रहा है समझो। रीजन में कह रहा है कि अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है ना, तो इसमें क्या होता है? सोडियम की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है और कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन से कम होता है। तो ये बात बिल्कुल भी सही है, यानी कि आपका जो रीज़न दिया है, रीज़न क्या है? बिल्कुल ट्रू है ना। तो सोडियम और ऑक्सीजन की एफिनिटी, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले। इस वजह से रीजन क्या है? फॉल्स है। क्योंकि रीजन में क्या रहा है? सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सोडियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से ज़्यादा लगाव होता है कार्बन के मुकाबले में। तो बिल्कुल बात सही है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो बताइए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि असर्शन में ऑक्साइड्स ऑफ मेटल शो बेसिक कैरेक्टर। कह रहा है कि अगर कोई मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है यहाँ पे जो असर्शन क्या है? ट्रू है। अभी कुछ देर पहले मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये बात सही है। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि रीजन में कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या कह रहा है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो जी हाँ, रीजन भी आपका ट्रू है। रीजन भी क्या है आपका? ट्रू है। ऐसा क्यों होता है समझो। देखो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक, और बेस किससे रिएक्शन करता है? एसिड से। बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस वजह से रीजन सही है। क्योंकि रीजन में कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड बोले तो बेस, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन पढ़ा है कि बेस जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ बेस कौन है? मेटल ऑक्साइड। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी क्या है आपका? ट्रू है। तो क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है? जी हाँ, रीजन आपका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर ये बेस होगा, अगर ये बेसिक इन नेचर तभी होगा जब वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। कह रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है? ट्रू है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द मेटल
विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट आर। कह रहा है कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो आपके फ्री स्टेट यानी कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से मेटल हैं? वो आपके गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, कॉपर या सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर है ना। तो ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, कौन कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। तो आज इसको हम बताते हैं। तो देखिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर ऐसे आपके मेटल होते हैं जो आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। और इनमें से ऐसे भी मेटल है जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर इसमें से ऐसे मेटल है जो फ्री स्टेट में तो पाए ही जाते हैं, बल्कि आपके कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी इनके कंपाउंड भी बनते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसे मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? कॉपर और सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर कहाँ पे है? सी वाला ऑप्शन। कॉपर और सिल्वर ऐसे दो मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा। इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ना? तो वो होंगे आपके यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे दो मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि असर्शन में यानी स्टेटमेंट दिया गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब कोई मेटल सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता होगा, जब कोई मेटल सल्फाइड ओर के साथ पाया जाता होगा तो उसको हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक उसका क्या करें? रोस्टिंग ना करें। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जब भी कोई मेटल सल्फाइड के साथ पाया जाएगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। तो यही चीज़ असर्शन में भी कह रहा है कि सल्फाइड ओर में से मेटल को निकालने के लिए हमें रोस्टिंग करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। यानी कि यहाँ पर असर्शन क्या है? ट्रू है। असर्शन बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जब कोई मेटल सल्फाइड ओर में पाया जाता है तो उसका हम करते हैं रोस्टिंग, तब जाके वो मेटल प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। तो असर्शन क्या है? ट्रू है। अब आइए देखते हैं रीज़न क्या कह रहा है। रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर डायरेक्टली इनटू मेटल। कह रहा है कि जब हम लोग सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करेंगे तो वो डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है आपका? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। क्यों नहीं होता? समझिए। देखो, मान लो जिंक सल्फाइड है, ठीक है। जिंक सल्फाइड का अगर हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या लेना है? सल्फाइड ओर। तो ये आपका सल्फाइड का ओर है, उसका अगर हम रोस्टिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करेंगे तो मेटल मिलेगा डायरेक्टली? जी नहीं, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करेंगे मेटल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलता है? उसका ऑक्साइड मिलता है। क्या बनता है? उसका ऑक्साइड बनता है। तो अगर ऑक्साइड दिया होता तो रीजन ट्रू होता, लेकिन मेटल दिया है तो रीजन क्या है आपका? फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मेलिएबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में जो भी मेटल दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो मेलिएबल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखो, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है। वो लाइन क्या लिखा है? वो लाइन लिखा है जो आपका पीबी होता है, यानी कि लीड और मरकरी। लीड और मरकरी ऐसे दो एलिमेंट हैं जो आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो कहाँ है लीड और मरकरी? मरकरी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन लीड दिया है ना। लीड दिया गया है, तो इस हिसाब से लीड आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लीड आपका मेलिएबल होता है। मेलिएबल बोले तो उसको हम लोग थिन शीट बना सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब उसमें अच्छे से करंट पास नहीं होता है। तो एनसीईआरटी में दिया है लीड और मरकरी इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं लीड। कॉपर, जिंक, सिल्वर, इनमें से अच्छा करंट पास होता है, सी में नहीं होता। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम। कह रहा है ऐसा कौन सा मेटल है जिसको अपने पाम यानी हथेली पर लेते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। क्या वो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है कि गैलियम है ना? तो देखिए, आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला एग्जाम्पल है गैलियम, दूसरा एग्जाम्पल है सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दोनों ऐसे मेटल होते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, जिनको अगर हम अपने पाम पे लेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है। गैलियम और सीजियम आपका आंसर होगा। तो आपका सीजियम तो दिया नहीं ऑप्शन में, लेकिन गैलियम दिया है ना। तो गैलियम आपका ऐसा मेटल है जिसको आप अपने हथेली पर लेंगे तो वो पिघल जाएगा, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। हमारे बॉडी से भी कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ मेटल एक्स इज यूज इन थर्मिट प्रोसेस।
थर्मिट प्रोसेस में किसी मेटल को हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्स, कोई मेटल एक्स है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन इट गिव एन ऑक्साइड वाई। कह रहा है कि ये जो एक्स मेटल हम लोग लिया है इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है जिसका हम लोग वाई नाम बोलते हैं। विच इज़ एन एम्फोटेरिक इन नेचर, जिसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो बताओ वो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, क्या वो Mn और MnO2 होगा, Al2O3 होगा, Fe2O3 होगा या MgMgO होगा। तो देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से मेटल होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। पहला है आपका एल्युमिनियम और दूसरा है आपका जिंक। एल्युमिनियम और जिंक ऐसे दो मेटल होते हैं जो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या बताए थे, उसका था ऑक्साइड Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड था आपका ZnO। ये दोनों आपके ऑप्शन होंगे एम्फोटेरिक के ना। तो देखो आपके ऑप्शन में एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, तो बताया भी है एम्फोटेरिक। एक्स आपका होगा एल्युमिनियम, वाई होगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए मेटल एक्स इज यूज इन थर्मिट प्रोसेस। देखो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिपीट हो गया था ना। तो कौन सा ऑप्शन था उसमें, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कह रहा है कॉपर जो होता है वो बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि कॉपर की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। कॉपर मेटल ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो नहीं रखता है। तो क्या कॉपर मेलिएबल होता है, तो जी हाँ कॉपर मेलिएबल होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो जी हाँ उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी रखता है, जी हाँ कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी रखता है। कह रहा है कॉपर हाईली रिएक्टिव होता है, जो जी नहीं, कॉपर होता है लो रिएक्टिव। क्या होता है, लो रिएक्टिव। तो मेलिएबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीनों ही कॉपर की प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉपर की नहीं है, तो हाई रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज नहीं है कॉपर के, डी वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि जो कॉपर होता है वो कैसा होता है, एक्चुअल में लो रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, लो रिएक्टिव होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, हाई रिएक्टिविटी, तो ये बात गलत है और हमें गलत वाला ही ऑप्शन बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आपके चैप्टर नंबर 3 के डायग्राम से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ द प्रोसेस। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, गलत दिया है, हमें गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना है, ठीक है। आइए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ने से पहले इस डायग्राम में कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में ये जो पहला रॉड है, ठीक है, इस रॉड को हमने नाम रखा है एनोड का, और ये रॉड होता है कैथोड का। ठीक है, जो एनोड होता है वो किसका मिलकर बना होता है, जो एनोड होता है वो मिलकर बना होता है इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर का जो रॉड होता है वो एनोड होता है, और जो प्योर कॉपर का रॉड होता है, प्योर कॉपर का रॉड होता है, उसको हम लोग कैथोड से मिलकर बनाते हैं। फिर अब आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है जब ये रिएक्शन होता है, ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो आपका इम्प्योर मेटल होता है, ये जो इम्प्योर कॉपर होता है, वो डिजॉल्व होता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में। कह रहा है कि जो एनोड पर इम्प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होता है, तो जी हाँ ये बात सही है। एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर होता है ना, वो कहाँ पे डिजॉल्व होता है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। तो यानी ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमें याद रखिएगा गलत वाला बताना है। डी वाला पढ़िए, द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में जो प्योर कॉपर है, ये जो प्योर कॉपर है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पे। वही कह रहा है कि जो प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पे जमा हो जाता है, कैथोड पे। जो प्योर मेटल होता है वो इस सॉल्यूशन से कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, कैथोड पे। तो ये वाला पॉइंट क्या है, सही है। अगला क्या कर रहा है, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड। कह रहा है कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो एनोड के नीचे जमा हो जाता है। तो बिल्कुल सही, देखो एनोड के नीचे आपको कुछ यहाँ पे मिट्टी के जैसा कुछ दिख रहा होगा ना, तो इसी को बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जिसको हम लोग एनोड मड के नाम से भी जानते हैं। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी यानी कि एनोड मड जो होता है वो कहाँ सेटल डाउन हो जाता है, एनोड के नीचे। तो गौर से देखते हैं, जो एनोड वाला रॉड है उसी के नीचे एनोड मड हमें देखने को मिलता है, यानी सी वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। हमें गलत वाला बताना है, तो यानी डी वाला देखते हैं।
डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइट में करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, जो प्योर मेटल होता है एनोड पर वो डिजोल्व होता है इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एनोड होता है उस पर प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है। क्वेश्चन में गौर से देखो, क्वेश्चन में दिया है प्योर लेकिन होता क्या है, इम्प्योर ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो हमें इनकरेक्ट वाला ही बताना था। तो डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि मॉइस्ट एयर में यानी कि वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कोरोजन नहीं होता। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें कभी जंग नहीं लगता, कौन खराब नहीं होता? तो देखिएगा, ऐसा कोई मेटल जो कैसा होता है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है ना। तो कैसे पता चलेगा कौन लीस्ट रिएक्टिव है? तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं वही कौन होते हैं, आपके सबसे कम रिएक्टिव मेटल। उसी मेटल में कोरोजन नहीं होता है। तो सबसे नीचे कौन आता है आपका? सबसे नीचे आता है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें जल्दी कोरोजन नहीं होता है। तो वही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसका कोरोजन आसानी से नहीं होता है। तो गोल्ड ऐसा आपका मेटल है जिसका कोरोजन आसानी से नहीं होता है, इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द मेटल विच हैव विथ लोवेस्ट डेंसिटी। कह रहा है कि इन चारों मेटल में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है ना। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन ऐसे मेटल होते हैं जिसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन में लिथियम सही ऑप्शन होगा कि लिथियम, सोडियम पोटेशियम तो दिया नहीं है, तो सिर्फ लिथियम बचा। तो लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो वही कह रहा है कि किसकी सबसे कम डेंसिटी होती है, वो है आपका लिथियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ ए नॉन मेटल कैन बी। कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट नॉन मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1, 2, 3 हो सकते हैं, 3, 4 या 5 हो सकते हैं, 5, 6, 7 हो सकते हैं, या 5 से 8 हो सकते हैं ना। तो इसके पीछे का पहले थोड़ा लॉजिक समझो। देखो, नॉन मेटल क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन आपका पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉन मेटल के पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले वो होता है आपका नॉन मेटल। तो देखिए, वह सारे एलिमेंट नॉन मेटल होंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। वह सारे एलिमेंट नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे जिसके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर हम पहला देखेंगे तो ये 4 से कम है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखिए 3 भी क्या है, 4 से कम है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर ये देखेंगे 5, 6, 7, ये सब के सब 4 से ज़्यादा है। इसे 5, 6, 8, ये 4 से ज़्यादा है लेकिन 8 से कम होना चाहिए। तो यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में 4 से ज़्यादा है और 8 से कम है। तो मैंने बताया वह सारे एलिमेंट नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस हिसाब से 5, 6, 7 ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में असर्शन दिया है सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा है कि जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी में 2 ही दिया है। पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है आपका जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा है सोडियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक होता है, जो जी नहीं, सोडियम ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे असर्शन क्या है आपका, फॉल्स है। असर्शन क्या है, फॉल्स है। सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है, ना कि एम्फोटेरिक। रीज़न क्या दिया है? रीज़न दिया है कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसे मेटल का ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है आपका, ट्रू है, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसी को हम लोग बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करता हो। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है कि सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन ऑक्साइड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो सोडियम का ऑक्साइड होता है और जो कैल्शियम का ऑक्साइड होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, कह रहा है कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है, इसमें से सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इनको ऑब्टेन करने के लिए, इनको निकालने के लिए, अलग करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। जब इनका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऑब्टेन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो इसका असर्शन है वो क्या है? ट्रू है। असर्शन इज ट्रू। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऑब्टेन करने के लिए हमें उसके ऑक्साइड, मोल्टेन ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करना होता है। अब रीज़न क्या दिया है? रीज़न क्या दिया है? दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कह रहा है कि जो आपके सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, इनकी एफिनिटी होती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन से, कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। रीज़न भी क्या है? ट्रू है। रीज़न क्या है? ट्रू है। जनरली क्या होता है समझिए। जनरली क्या होता है, जो आपके मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका रिएक्शन अगर हम कार्बन से कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और मेटल क्या होता है? अलग हो जाता है। ऐसे ही सोडियम का अगर ऑक्साइड है, इसका हम कार्बन से रिएक्शन करा के हम चाहेंगे कि सोडियम हमें अलग से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वीक होता है। वही कह रहा है कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ, सोडियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है कार्बन के हिसाब से। तो जी हाँ, अब क्योंकि ये कार्बन से अलग नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। तो रीज़न भी क्या है? सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वही कह रहा है कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कह रहा है कि ये नीचे जो चारों के चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए सही है। पहला पढ़ते हैं। कह रहा है कि इट रिएक्ट ओनली विथ एसिड एंड डू नॉट फॉर्म वाटर। कह रहा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करता है और वाटर नहीं बनता है। तो बिल्कुल गलत बात है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी करता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? इट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जी नहीं, ये दोनों से रिएक्शन तो करता है लेकिन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस गलत हो गया। सी कह रहा है कि इट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी रिएक्शन करता है और दोनों ही से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। डी भी पढ़ लेते हैं। इट रिएक्ट ओनली विथ बेस। ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ बेस से रिएक्शन करता है और वाटर नहीं बनाता है। तो जी नहीं, ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो इसी हिसाब से एम्फोटेरिक के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विथ एसिड। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादातर एसिड से रिएक्शन करते हैं। फिर आगे कह रहा है बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विथ बेस। कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो किससे रिएक्शन करते हैं? बेस के साथ। सच मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये दोनों ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक होने की मतलब ये एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि तो इनमें से कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस से दोनों से ही रिएक्शन करते हैं। तो वो पहला है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है आपका जिंक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं करता दोनों के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करता। तो दूसरा और तीसरा सही ऑप्शन है। तो इस हिसाब से देखेंगे दूसरा और तीसरा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा यानी कि जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो ऐसे मेटल का ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से तो रिएक्शन करते हैं, साथ साथ बेस से भी रिएक्शन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। कह रहा है कि जो ब्रोंज होता है वो किससे मिलके बनता है, किसका एलॉय होता है ना। तो देखिए, ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है वही उसी से मिलके बनता है ब्रोंज। तो ब्रोंज बेसिकली कॉपर और टिन से मिलके बना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको 2023 और 24 के जितने भी आपके सेट थे पूरे इंडिया के, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो जिस वीडियो में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को आप लिखिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा, रिएक्शन वगैरह करिएगा। हो सकता हो इस साल के एग्जाम में उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।